हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट सेशंस में हमने जो है वो एंडोक्राइन की पैथोलॉजी को स्टार्ट कर दिया था और इस सेशंस में हम उसी एंडोक्राइन पैथोलॉजी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ प्राइमरी पॉलीडिप्सिया एंड डायबिटीज़ इंसिपिडियस। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया मतलब कि बार बार थर्स्ट फील होना, और डायबिटीज़ इंसिपिडियस एक ऐसी कंडीशन जिसमें एडीएच की अमाउंट बॉडी में कम हो जाती है। तो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया एंड डायबिटीज़ इंसिपिडियस इज करेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। क्योंकि हमारे पास एडीएच नहीं है और हम बार बार पानी पी रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी जो है वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती, क्योंकि एडीएच का काम होता है एक्वा पोटेंशियल्स को एक्टिवेट करके प्रिंसिपल सेल से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। तो जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कम होगी तो इस कंडीशन में जो यूरिन पास होगा वो डाइल्यूट यूरिन पास होगा, और क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन जो वो वेस्ट हो रहा है उस वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, उस वजह से बार बार थर्स्ट फील होता है। तो क्योंकि डाइल्यूट यूरिन पास हो रहा है तो उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट की अमाउंट कम है, तो इस वजह से यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लेस देन 1.006 होती है। इस कंडीशन में नॉर्मल यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी है वो होती है 300 मिली ऑस्मोलर पर केजी, और क्योंकि डाइल्यूट यूरिन पास हो रहा है तो इस कंडीशन में यूरिन की ऑस्मोलैलिटी भी कम हो जाती है। डायबिटीज़ इंसिपिडियस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन ऑफ देम इज द सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडियस और दूसरी है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडियस। लेकिन उससे पहले लेट्स स्टडी प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। तो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया इज द excessive water intake. It can be due to psychiatric illness और मे बी इट कैन बी ड्यू टू हाइपोथैलेमिक लीजन्स, क्योंकि हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा थर्स्ट एंड हंगर इन दोनों सेंटर्स को कंट्रोल करने वाला हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है। तो अगर हाइपोथैलेमस का कोई डिसऑर्डर हो जाए तो उसमें भी बार बार प्यास की शिद्दत होती है। अब क्योंकि हम बार बार पानी पी रहे हैं तो बॉडी में जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट कम हो गया, तो सीरम की जो ऑस्मोलैलिटी है वो हमारे पास कम हो जाएगी, और इस कंडीशन में एडीएच लेवल्स या तो कम होंगे या तो नॉर्मल होंगे। तो ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? ट्रीटमेंट होगी वाटर रिस्ट्रिक्शन। वाटर रिस्ट्रिक्शन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। इससे क्या होगा कि वाटर जब हम कम पियेंगे तो यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी है वो वापसी नॉर्मल होने लग जाएगी, और तकरीबन हमें मोर देन 700 मिली ऑस्मोलर पर केजी यूरिन की अपनी ऑस्मोलैलिटी मिलेगी आफ्टर वाटर रिस्ट्रिक्शन। तो वो हमें पता लग जाएगा कि दिस कंडीशन इज़ द प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। इसकी ट्रीटमेंट अगेन इज़ द वाटर रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद डायबिटीज़ इंसिपिडियस पे आते हैं। तो डायबिटीज़ इंसिपिडियस ऐसी कंडीशन जिसमें या तो एडीएच रिलीज नहीं हो रहा या तो एडीएच अपना काम नहीं कर पा रहा। तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडियस इज बिकॉज ऑफ द लीजन्स इन दी हाइपोथैलेमस। क्योंकि तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडियस जैसे कि हमें पता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो अपना आईडीएच को रिलीज़ करता है, उसके बाद वो एडीएच जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। तो सेंट्रल मतलब कि अगर हाइपोथैलेमस में कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई भी डिजीज़ हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में एडीएच जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ नहीं होता। तो मतलब कि एडीएच की जो अमाउंट है बॉडी में वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये कंडीशन काफ़ी कोजेज़ की वजह से हो सकती है। इट कुड बी इडियोपैथिक, मतलब कि जिसका हमें कोज नहीं मालूम। इट कुड बी ड्यू टू ट्यूमर्स सच एज पिट्यूटरी एडिनोमा, या फिर इन्फिल्ट्रेटिव कंडीशंस, यानी कि कोई डिजीज़ या कोई सब्सटेंस जो है वो डिपोजिशन हो जाए बॉडी में, ट्रोमा हो सकते हैं, हाइपोक्सिक इनकेफेलोपैथी, ये सारे जो हैं कोजेज हैं सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडियस के। इन कंडीशंस में जो सीरम की ऑस्मोलैलिटी है वो बढ़ी हुई होती है। सीरम की ऑस्मोलैलिटी बढ़ी हुई होती है, इसका रीज़न ये है कि वाटर जो है वो हमारे पास अब कंजर्व नहीं हो रहा, मतलब कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन पास हो रहा है। क्योंकि अब वाटर जो है वो बॉडी में वेस्ट होता जा रहा है, तो सीरम में सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और वाटर की अमाउंट कम है। उस वजह से जो बॉडी की ऑस्मोलैलिटी होगी वो हमारे पास इंक्रीज होगी, और एडीएच लेवल्स हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि वो हमारे पास कम होंगे। तो वाटर रिस्ट्रिक्शन इसमें करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नो चेंज और स्लाइटली इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैलिटी, जबकि हमने देखा था कि प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में देयर वाज अ मैसिव इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैलिटी। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी पॉलीडिप्सिया एंड सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडियस, कि इसमें जो है यूरिन ऑस्मोलैलिटी पे कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है। तो इसके बाद एक ड्रग होता है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन जो है इट इज़ एन एनालॉग ऑफ द एडीएच, और अगर हम डेस्मोप्रेसिन दे दें तो वो एडीएच की लेवल्स को वापसी नॉर्मलाइज कर देता है, जिसकी वजह से यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी है वो मोर देन 50% बढ़ जाती है। तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि दिस डिजीज इज द सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडियस, और उसके बाद हम डेस्मोप्रेसिन को कंटिन्यू करते हैं एज द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर central diabetes insipidus. Then we have a condition where which is nephrogenic diabetes insipidus, मतलब कि जो डिजीज़ है इट इज़ ड्यू टू किडनी। नेफ्रो मीन्स किडनी। तो इसमें ये होता है कि हमें पता है कि एडीएच जो है इट एक्ट्स ऑन दी एक्वापोरिन चैनल्स इन, या फिर V2 चैनल्स इन द किडनीज। किडनीज के भी प्रिंसिपल सेल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो जब वहाँ कोई म्यूटेशन हो जाए, चैनल्स की कोई म्यूटेशन हो जाए, तो एडीएच वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता,
तो इस वजह से ADH की रेजिस्टेंस हो जाती है। इस कंडीशन का जो मोस्ट कॉमन कोज है इट इज़ हेरिडिटरी, मतलब कि ADH रिसेप्टर की म्यूटेशन हो जाए। लेकिन कुछ ड्रग्स जैसे कि लिथियम डेमिक्लोसाइक्लिन ये भी हमारे पास एज अ कोज मालूम किए गए हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडियस के। उसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकेलीमिया आर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स टू नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडियस। इसमें भी सीरम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई होगी, क्योंकि अगेन जो है हमारे पास यूरिन डाइल्यूट पास हो रहा है, तो बॉडी में वाटर की अमाउंट कम हो जाएगी, सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ जाएगी, तो सीरम ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी। और ADH के लेवल्स या तो नॉर्मल होंगे या तो ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें ADH के लेवल्स नॉर्मल होते हैं क्योंकि ADH नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पा रहा। इसमें भी वाटर रिस्ट्रिक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि स्लाइड चेंज आता है या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो चेंज आता है। इसमें डेस्मोप्रेसिन जो कि एक ADH एनालॉग है वो देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ADH तो हमारे पास पहले से ही है, लेकिन उसके रिसेप्टर्स काम के नहीं है। तो इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट होती है या तो हम लो सोल्यूट डाइट दें, या तो एमिलोराइड, या तो एंडोमेथाइसिन। ये ड्रग्स हमें देखा है कि समवट अफेक्टिव हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडियस। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कोज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ड्रग्स ले रहा है बंदा तो उसके ड्रग्स ट्रीटमेंट करवा दें, और अगर वो हाइपरकैल्सीमिया है तो हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करें, हाइपोकैलीमिया है तो हाइपोकैलीमिया को ट्रीट करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। थैंक यू।